अनवी, बस अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ। मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगा। अभिमन्यु बोला और उसने अनवी के हाथ को चूम लिया। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बहकर अनवी के हाथ पर गिर गए। रात का वक्त। अभिमन्यु को अनवी के पास बैठे बैठे दोपहर से रात हो गई, लेकिन अनवी को होश नहीं आया। अनवी को अभी होश आ जाएगा, इसी आस में अभिमन्यु एक पल के लिए भी अनवी के पास से नहीं हिला। वैशाली जी ने उसे बहुत कहा कि जाकर खाना खा ले, लेकिन अभिमन्यु ने खाने से मना कर दिया। रात को एक ही व्यक्ति अनवी के पास रुक सकता था, तो अभिमन्यु ने वैशाली जी और राजेंद्र जी को नमन के साथ घर भेज दिया था और खुद वापिस आकर अनवी के पास रुक गया। वो एक पल के लिए भी अनवी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। डॉक्टर अनवी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? अनवी का चेकअप करने के लिए डॉक्टर ने अभी वार्ड में एंटर ही किया था कि अभिमन्यु ने उसे पूछा। डॉक्टर चुपचाप अनवी के पास आया और उसका चेकअप करने लगा। डोंट वरी मिस्टर राजपूत, सब नॉर्मल है, इन्हें होश आ जाएगा। अनवी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु का कंधा थपथपाते हुए बोला और वहां से बाहर आ गया। अभिमन्यु फिर से अनवी के पास बैठ गया। कुछ देर तक वो उसे बड़े प्यार से निहारता रहा। रात भी गहराने लगी। अभिमन्यु पूरी रात इसलिए जगा रहा कि पता नहीं कब अनवी को होश आ जाए। उसकी नज़र सामने शीशे पर बनी विंडो पर गई। बाहर छाए अंधेरे को वो बड़े गौर से देखने लगा। रात का अंधेरा मुझसे पूछ रहा है, कहाँ गया वो रात भर बात करने वाला, डरकर तेरी बाहों में सिमटने वाला, चोरी चोरी प्यार से तुझे निहारने वाला? कहाँ गया वो तेरे दिल का सुकून? कहाँ गया तेरी मोहब्बत का जुनून? मैंने भी कह दिया इस अंधेरी रात से, कहीं नहीं गया मेरा महबूब मेरे पास से। बस थोड़ा नाराज है मेरा महबूब मुझसे। अनबी का हाथ अपने हाथ में लिए अभिमन्यु बोला और उसके बारे में सोचने लगा। अनबी के बारे में सोचते सोचते कब अभिमन्यु की आंख लग गई उसे भी नहीं पता चला। अगली सुबह हॉस्पिटल। अनबी आंखें बंद किए ही छटपटाने लगी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। उसके हिलने के कारण अभिमन्यु की आंख खुल गई। अनबी, अनबी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु अनबी के गाल थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अनबी को ऐसे देख अभिमन्यु घबरा गया और जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाया। नर्स, इनकी पल्स रेट चेक करो और बीपी भी। डॉक्टर ने नर्स से कहा। डॉक्टर, क्या हुआ है अनबी को? वो ठीक तो है ना? घबराए से अभिमन्यु ने डॉक्टर से पूछा। मिस्टर राजपूत, आप बाहर जाइए, मुझे अनबी का चेकअप करने दीजिए, डॉक्टर ने बोला। लेकिन अभिमन्यु का मानने वाला था। डॉक्टर ने वार्ड बॉय को अभिमन्यु को बाहर ले जाने का इशारा किया। सर प्लीज, बाहर चलिए। वार्ड बॉय अभिमन्यु को बड़ी मुश्किल से बाहर ले आया। सर, डॉक्टर के बुलाने तक आप यहीं इंतजार कीजिए, वार्ड बॉय अभिमन्यु से बोला और खुद अंदर आकर उसने डोर को बंद कर लिया। डॉक्टर अनबी का चेकअप कर ही रहा था कि अनबी एकदम से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें छलक रही थीं। आर यू ओके? डॉक्टर ने अनबी से पूछा। हाँ, अनबी ने हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त मैं कहाँ हूँ? इधर उधर देखते हुए अनबी ने डॉक्टर से पूछा। इस वक्त आप मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने अनबी को बताया। हाँ, अनबी ने इतना ही कहा। उसकी नज़र पास ही पड़े साइड टेबल पर रखे हुए डेस्क कैलेंडर पर गई। उसने कैलेंडर को उठाया और बड़े गौर से उसे देखने लगी। 2024? अनबी हैरानी से उस कैलेंडर को देखते हुए बोली। क्या हुआ? आप कैलेंडर को ऐसे क्यों देख रही हैं और इतनी हैरान क्यों है? अनबी के स्ट्रेंज बिहेवियर को देखते हुए डॉक्टर ने उससे पूछा। मैं 2 साल तक बेहोश थी, अनबी हैरान होते हुए बोली। तो डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। मैम, कल नर्स बोली ही थी कि डॉक्टर ने उसे रोक दिया। आपको आज ही होश आया है, आप रेस्ट कीजिए, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मुझे अभी भी पेन क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये चोट अभी नहीं हो। अनबी को सिर में दर्द हुआ तो बोली। आपको काफ़ी गहरी चोट आई थी और जब इंसान होश में नहीं होता तो रिकवरी में टाइम लगता है, डॉक्टर ने कहा। मुझे यहाँ कौन लाया? अनवी ने पूछा। एक लड़का ले आया था, मैं जल्दी आपको उसे मिलवा दूंगा, डॉक्टर ने कहा और वहां से बाहर आ गया। डॉक्टर अनवी। डॉक्टर के बाहर आते अब मनु ने डॉक्टर से पूछा। मिस्टर राजपूत,
आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। डॉक्टर ने अभिमन्यु से कहा तो अभिमन्यु के दिल में छुपा डर और बढ़ गया। अनवी ठीक तो है? अभिमन्यु ने डॉक्टर से पूछा। अनवी बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उन्हीं के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। प्लीज, आपकी वाइफ की जिंदगी के लिए हमारी डिस्कशन जरूरी है, डॉक्टर ने कहा तो अभिमन्यु डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला गया। जी कहिए, अभिमन्यु बोला। मिस्टर राजपूत, आपसे जो कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए, डॉक्टर बोला। क्या हुआ है, आप साफ साफ कहिए, अभिमन्यु बोला। आपकी वाइफ की याददाश्त 2 साल पीछे जा चुकी है। पिछली बार जो हादसा उनके साथ हुआ था उन्हें वही याद है। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके एक्सीडेंट के 2 साल बाद उन्हें होश आया है। बीच के 2 साल उनकी मेमोरी से मिट चुके हैं, डॉक्टर बोला। तो अब मन्नू आंखें बड़ी करके डॉक्टर को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उसे बताऊंगा कि वो मेरी पत्नी है, अभिमन्यु बोला और उठकर खड़ा हो गया। नहीं मिस्टर राजपूत, आप उन्हें ऐसे सब कुछ नहीं बता सकते। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, हम उन्हें दिमागी स्ट्रेस नहीं दे सकते। अगर आप उन्हें एकदम से सब बताएंगे तो वो सब याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देंगी, जिससे वो मेंटली अपसेट भी हो सकती हैं, डॉक्टर ने कहा। तो अब मन्नू एकदम से वहां लगी चेयर पर बैठ गया। उसकी याददाश्त वापस लाने का कोई तो तरीका होगा ना, अब मन्नू ने डॉक्टर से पूछा। धीरे धीरे कोशिश करने से शायद उन्हें सब याद आ जाए, डॉक्टर ने कहा। फिलहाल मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, बेहतर होगा कि आप भी अभी उनसे कुछ ना कहें, डॉक्टर ने कहा। तो अब मन्नू चुपचाप वहां से बाहर आ गया। इधर नर्स ने अनवी को इंजेक्शन दिया, जिससे वो फिर से नींद में चली गई। अब मन्नू डॉक्टर के केबिन से बाहर आया और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी को अनलॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। काफी देर तक वो गाड़ी में बैठा हुआ अनवी के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी को घर के पार्किंग एरिया में पार्क किया और लड़खड़ाते कदमों के साथ घर की ओर चल पड़ा। इधर वैशाली जी और राजेंद्र जी नमन के साथ हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। वैशाली जी ने अभिमन्यु के लिए नाश्ता पैक कर लिया था और बस घर से निकलने ही वाले थे कि उन्हें सामने से अभिमन्यु आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अभिमन्यु को ऐसे अचानक घर में आते हुए देखा तो वो हैरानी से उसे देखने लगे। अभिमन्यु का पूरा चेहरा उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। रोने के कारण उसकी नाक पूरी लाल हो गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सब हैरान हो गए। भगवान करे कि सब ठीक हो। अभिमन्यु को ऐसे मायूस सा देखकर वैशाली जी बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? सब ठीक ही होगा, राजेंद्र जी बोले और जल्दी से अभिमन्यु के पास आ गए। अभिमन्यु, ये क्या हाल बना कर रखा हुआ है? वैशाली जी ने अभिमन्यु से पूछा। अभिमन्यु ने वैशाली जी को हक कर लिया और फपक पड़ा। उसको ऐसे रोते देखकर वैशाली जी की आंखें भी नम हो गईं। वो भरे मन से राजेंद्र जी की तरफ देखने लगी। नमन भी हैरानी से सब देखने लगा। अनवी ठीक तो है ना? उसे होश आया? राजेंद्र जी ने अभिमन्यु से पूछा। लेकिन अभिमन्यु अपने माँ के आंचल में छिपा रोता रहा। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अभिमन्यु को ऐसे रोते देखकर सब घबरा गए। तू आ, यहाँ बैठ, वैशाली जी ने अभिमन्यु को सोफे पर बिठाया और खुद उसकी साइड में बैठ गई। अभिमन्यु, तुझे तो तेज बुखार है, वैशाली जी ने अभिमन्यु के बालों को ठीक करने के लिए उसके माथे को छुआ तो बोली। अभिमन्यु का माथा तप रहा था। माँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अभिमन्यु बोला। वो उठकर खड़ा हुआ तो लड़खड़ा गया। वैशाली जी ने उसे संभाल लिया। तेज बुखार की वजह से अभिमन्यु खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नमन, अभिमन्यु को उसके कमरे तक ले जा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, वैशाली जी ने नमन से कहा। हाँ माँ, नमन बोला और अभिमन्यु को लेकर उसके कमरे में आ गया। वैशाली जी भी उनके पीछे पीछे अभिमन्यु के कमरे में आ गई। नमन ने अभिमन्यु को उसके बिस्तर पर लिटाया और फिर उसके जूते उतारकर उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया। वैशाली जी ने अभिमन्यु को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। कुछ ही देर में राजेंद्र जी डॉक्टर के साथ अभिमन्यु के रूम में आ गए। डॉक्टर ने अभिमन्यु का चेकअप किया तो उसे 106 बुखार था। इन्हें किसी बात का स्ट्रेस है क्या? डॉक्टर ने सबकी ओर देखते हुए पूछा।
हाँ, कोई खास है जो इस समय मुश्किल में है? वैशाली जी बोली। इन्हें 106 बुखार है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें दे दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि स्टेज से दूर रहें। डॉक्टर ने कहा। स्टेज से इतना बुखार? राजेंद्र जी बोले। यस मिस्टर राजपूत, स्टेज से शरीर के तापमान में बढ़ोतरी होती है। कुछ लोगों में भावनात्मक घटनाओं के बाद शरीर का तापमान 106 तक पहुंच जाता है। डॉक्टर बोला तो सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है जिससे ये नींद में रहेंगे। कुछ देर इनके मन को और दिमाग को शांति मिलेगी। ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। जब ये उठे इन्हें दे दीजिएगा और ठंडे पानी की पट्टी रखना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि स्टेज से दूर रहें। डॉक्टर ने वैशाली जी से कहा और उन्होंने हामी से हिला दिया। अब मन्नी की ओर देखकर वैशाली जी रोने लगी और जल्दी से उसकी साइड में बैठ गई। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, राजेंद्र जी डॉक्टर से बोले। अनवी ठीक तो होगी? वैशाली जी बोली। मैं हॉस्पिटल जाकर देख कर आता हूँ, नमन बोला और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। नमन हॉस्पिटल के अंदर आया और अनवी के वार्ड की तरफ बढ़ गया। वहाँ एक नर्स अनवी के पास बैठी हुई उसका ध्यान रख रही थी। नमन अचानक से अंदर आया तो नर्स उसकी ओर देखने लगी और उठकर खड़ी हो गई। अनवी अपने बेड पर चुपचाप लेटी हुई है और गहरी नींद में सोई हुई है। यह देखकर नमन के दिल को थोड़ी सी राहत मिली। आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? पेशेंट के आराम का वक्त है, आप बाहर जाइए। नमन को देखते ही नर्स बोली। वो मुझे बस इतना जानना था कि इनकी तबीयत कैसी है। नमन बोला। वो बिल्कुल ठीक है, आप जाइए यहाँ से। नर्स बोली। आवाज़ सुनकर अनवी की आंख खुल गई। उसने उस ओर देखा तो उसे सामने नर्स के साथ नमन खड़ा नजर आया। अनवी बिस्तर से उठकर बैठ गई। क्या हो रहा है वहाँ? अनवी बोली तो नमन और नर्स ने उसकी ओर देखा। देखा तुम्हारी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो गया। नर्स गुस्से में बोली। आपको होश आ गया? आप बिल्कुल ठीक हैं। अनवी को देखकर नमन खुश हो गया। नर्स, ये कौन है? अनवी ने नर्स से पूछा तो नमन की खुशी एक पल में गायब हो गई। आपने मुझे नहीं पहचाना? नमन बोला। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। अनवी बोली। आप मजाक कर रही हैं ना? नमन बोला। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। मैं सच में आपको नहीं जानती। मुझे तो आज 2 साल बाद होश आया है। अनवी बोली तो नमन आंखें बड़ी करके अनवी को देखने लगा। सर प्लीज, वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो आप उन्हें परेशान मत कीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। नर्स नमन के पास आकर धीरे से बोली। नमन को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाहर से निकलकर सीधे डॉक्टर के केबिन में आ गया। ये भाभी मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हैं? नमन ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे सब बता दिया। भाई ये सब जानते हैं? नमन ने डॉक्टर से पूछा। हाँ, वो सब जानते हैं। मैंने उन्हें सब बता दिया है कि अनवी को इस समय स्ट्रेस देना कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर बोला तो नमन की आंखें भी नम हो गईं। उसने अपनी नम आंखों को साफ किया और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गया। इसीलिए भाई को स्ट्रेस हो गया, नमन खुद से बोला और आगे बढ़ गया। अनवी के बार्ड के पास जाकर रुक गया। गुड मॉर्निंग। अनवी को होश आ गया। स्नेहा नमन के पास आकर बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। क्या हुआ? अनवी ठीक तो है ना? स्नेहा ने नमन की नम आंखों को देखा तो पूछा। लेकिन नमन कुछ नहीं बोला। वो तो बस एकटक स्नेहा को देखता रहा। तुम रहने दो, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ, स्नेहा बोली और अनवी के बाट की तरफ जाने लगी तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। स्नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। तुम अंदर नहीं जा सकती? नमन बोला। लेकिन क्यों? स्नेहा ने नमन से पूछा। लेकिन नमन चुप रहा। कुछ बोलो भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनवी ठीक तो है? स्नेहा ने फिर से पूछा। हाँ, वो ठीक है और उन्हें होश भी आ गया है। नमन बोला तो स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ है? स्नेहा ने नमन से पूछा। क्योंकि पिछले 2 सालों में क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अगर याद है तो 2 साल पहले की लाइफ, 2 साल पहले हुआ एक्सीडेंट, बस उन्हें न तुम याद हो और न वो मुझे पहचानती हैं और ना ही भाई को जानती हैं। नमन बोला तो स्नेहा आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम? वो सब कैसे भूल सकती हैं? स्नेहा बोली तो नमन ने उसे सब बता दिया जो डॉक्टर ने उसे कहा था। सब सुनकर स्नेहा की आंखें भी छलक आईं। वो वहीं पास लगी चेयर पर बैठ गई।
उसने अपने दोनों हाथों को बालों में डालकर अपने सिर को पकड़ लिया। जीजू कहाँ हैं? स्नेहा ने पूछा। घर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नमन बोला। जीजू बीमार है? क्या हुआ उनको? स्नेहा ने पूछा। इसी बात का स्ट्रेस, और होगा भी क्यों नहीं। जिस लड़की का 2 साल तक इंतजार किया, जिसे पाने के लिए झूठ से नफरत करने वाले अभिमन्यु राजपूत ने इतने झूठ बोले, जिससे बेपनाह मोहब्बत की, आज उसी के लिए वो अनजान बन गए। नमन बोला। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। रोते रोते नमन घुटनों के बल नीचे बैठ गया। प्लीज कुछ करो, तुम समझाओ अपनी दोस्त को। वो मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं भूल सकती मेरे भाई को। नमन स्नेहा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। स्नेहा ने उसके हाथों को अपने हाथों में भर लिया। रोते रोते नमन ने स्नेहा की गोद में सिर रख लिया। नमन के साथ साथ उसकी आंखें भी गीली हो गईं। स्नेहा भी उसके सिर को सहलाने लगी। कुछ देर बाद नमन कुछ शांत हुआ तो उसको ख्याल आया कि उसने स्नेहा की गोद में सिर रखा हुआ है। आई एम सॉरी, नमन स्नेहा से नजर चुराते हुए बोला। इट्स ओके, स्नेहा बोली। जीजू तो पूरी तरह से टूट गए होंगे। मुझे लगता है अब मुझे घर जाना चाहिए। जीजू को तुम्हारी ज़रूरत है, स्नेहा बोली। हाँ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, नमन बोला तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो अनवी के बाट के डोर के पास आई और उसमें लगे छोटे से गिलास में से अनवी को देखने लगी, जो सो रही थी। तुम ऐसे सब कुछ नहीं भूल सकती अनवी, अनवी को देखते हुए स्नेहा अपने मन में बोली। फिर नमन के साथ वहां से चली गई। नमन ने स्नेहा को ऑफिस ड्रॉप किया और खुद घर की तरफ बढ़ गया। कैसी है अनवी? उसे होश आया क्या? नमन अभी घर के अंदर आया ही था कि राजेंद्र जी ने उससे पूछा, तो नमन उनकी ओर देखने लगा। हाँ पापा, उन्हें सुबह ही होश आ गया था, नमन बोला। शुक्र है भगवान का। ऊपर की ओर देखकर वैशाली जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हुए बोले। अब मन्नू को बताती हूँ जाकर कि अनवी को होश आ गया है, उसका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। देखना कितनी जल्दी उठकर बैठेगा। वैशाली जी खुश होते हुए बोली और अब मन्नू के कमरे की तरफ जाने लगी तो नमन ने उन्हें रोका। उस लड़की को होश आ गया है, यह सुनकर उसका स्ट्रेस दूर नहीं होगा, नमन बोला तो वैशाली जी और राजेंद्र जी उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगे। ये क्या कह रहा है तू? वैशाली जी बोली। क्योंकि आज मेरे भाई की जो हालत है वो उस लड़की की वजह से ही है, नमन गुस्से में बोला। नमन, भाभी है वो तेरी, ये क्या उस लड़की लगा रखा है? वैशाली जी नमन को डांटते हुए बोली। जिस लड़की की वजह से मेरे भाई की ये हालत हो गई है, वो लड़की मेरी भाभी कभी नहीं हो सकती, नमन भरे गले से बोला। वो बेचारी तो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे? वैशाली जी बोली। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कह। अब मन्नू की इस हालत की जिम्मेदार अनवी कैसे है? राजेंद्र जी बोले। उस लड़की को सब याद है, बस भाई को भूल गई वो। उस आदमी को भूल गई जिससे उसकी शादी हुई थी, जिसने उसका और उसकी माँ का ध्यान रखा, उसकी माँ को बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। अपने इतने बड़े महल जैसे घर को छोड़कर उस छोटे से फ्लैट में रह रहे थे भाई उसके साथ, उसकी खुशी के लिए। वो भाई की परवाह और उनका प्यार कैसे भूल सकती है? कैसे? नमन गुस्से में बोला और पास ही पड़ा फ्लावर पॉट उसने गुस्से में जोर से नीचे पटक दिया, जिससे वो कई टुकड़ों में बंट गया। नमन की बात सुनकर वैशाली जी की आंखों से आंसू छलक कर उनके गालों पर लुढ़क आए। लड़खड़ाते हुए वो पास ही लगे सोफे पर बैठ गईं। राजेंद्र जी भी गुमसुम से खड़े रहे। बेचारा मेरा बच्चा कैसे संभालेगा खुद को। बड़ी मुश्किल से उसे अनवी का साथ मिला था। 2 साल तक इंतजार किया उसने अनवी का। अनवी के साथ कितना खुश रहने लगा था वो। हे भगवान, मेरे बच्चे की खुशियां छीननी ही थी तो उसे इतनी खुशियां दी ही क्यों? क्यों मिलवाया उसे अनवी से? वैशाली जी रोते हुए बोली। वैशाली जी को ऐसे बिलखते देखकर राजेंद्र जी वैशाली जी के पास आ गए। वैशाली, संभालो खुद को, हमें इतना कमजोर नहीं पड़ना है, अभी हमें हमारे बच्चे को मिलकर संभालना है, राजेंद्र जी वैशाली जी से बोले। हॉस्पिटल, अनवी अपने बेड पर आधी लेटी हुई है कि डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए अंदर आया। तो कैसा लग रहा है अब आपको मिसेज अनवी? डॉक्टर ने अनवी से पूछा।
तो वो हैरानी से डॉक्टर की ओर देखने लगी। मैं मिसेज अनवी नहीं हूँ, मेरा नाम अनन्या राठौर है। अनवी बोली तो डॉक्टर को ख्याल आया। हो सॉरी, एक्चुअली हमें आपका रियल नाम नहीं पता था, तो उस समय उस लड़के ने हमें आपका जो नाम बताया हमने वही अपने पेपर्स पर लिख लिया। डॉक्टर बोला, इट्स ओके, लेकिन अब आपको मेरा रियल नाम पता चल गया तो आप मुझे अनन्या कहकर ही बुलाइए। अनवी बोली, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके घर वालों को खबर कर देता हूँ। डॉक्टर बोला तो अनवी एक गहरी सोच में डूब गई। तुम जैसी औलाद से अच्छा होता कि हम बिना औलाद के ही होते। आज से हमारी एक ही बेटी है, सारा राठौर। तू आज से हमारे लिए मर गई। जा यहाँ से, दोबारा हमें कभी अपनी शकल मत दिखाना। मिस अनन्या बोलिए, किसी का फ़ोन नंबर याद है या फिर एड्रेस? डॉक्टर ने फिर पूछा। तो अनवी अपनी सोच से बाहर आई। नहीं, मैं अनाथ हूँ। अनवी बोली, कोई और, कोई रिश्तेदार या फिर क्लोज फैमिली फ्रेंड? डॉक्टर ने पूछा। तो अनवी फिर से सोचने लगी। धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, ना तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह है और ना ही मेरे दिल में। नहीं डॉक्टर, ऐसा कोई नहीं है। अनवी सोचते हुए बोली। हाय, बाट के डोर से आवाज आई तो सब उस आवाज की ओर देखने लगे। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले स्नेहा अनवी से मिलने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल गई। आज कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इतनी आसानी से तुम हमारी दोस्ती कैसे भूल सकती हो अनवी? स्नेहा खुद से बोली और अनवी के बाट की तरफ बढ़ गई। स्नेहा वहां पहुंची तो डॉक्टर अनवी का चेकअप कर रहा था। हाय, बाट के डोर से आवाज आई तो सब उस आवाज की ओर देखने लगे। हाय अनन्या, कैसी हो? स्नेहा अंदर आते हुए बोली। स्नेहा को देखकर अनन्या सोच में पड़ गई। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अनन्या स्नेहा को गौर से देखते हुए बोली, भूल गई? हम मुंबई में मिले थे 2 साल पहले। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। स्नेहा बोली, मुंबई में मिले थे? अनन्या सोच में पड़ गई। ओह हाँ, मैं एक डील के सिलसिले में मुंबई आई थी और एक कॉफी शॉप पर हम मिले थे। काफी सोचने के बाद अनन्या बोली, हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद तुम किसी को ढूंढते हुए यहाँ आई थी मुंबई, याद है? स्नेहा बोली, वो रात मैं कैसे भूल सकती हूँ? अनन्या बोली और सोच में डूब गई। फ्लैशबैक, शाम का समय। कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं उसको इस अनजान शहर में? मुझे ना तो उसकी शक्ल याद है और ना ही उसका नाम पता मुझे पता है, लेकिन उसे ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे मेरे साथ एक रात बिताकर वो गायब नहीं हो सकता। अब वही मुझे बता सकता है कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। अनन्या खुद से बोली और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी कैब में आकर बैठ गई। कैब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि कैब की एक स्कूटी से टक्कर हो गई। क्या हुआ? अचानक कैब रुकने से अपने ख्यालों में खोई हुई अनन्या होश में आई तो उसने ड्राइवर से पूछा, मैम, एक स्कूटी से टक्कर हो गई है। ड्राइवर बोला और जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गया। मैम, आप ठीक तो हो ना? ड्राइवर ने स्कूटी सवार लड़की से पूछा। अंधे हो क्या? एक तो बिना देखे ड्राइव करते हो, टक्कर मारते हो और फिर पूछते हो ठीक तो हो? वो लड़की बोली और उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा और ड्राइवर से उलझ पड़ी। सब देखकर अनन्या भी गाड़ी से बाहर आ गई। आई एम सॉरी मैम, वो अनन्या बोली तो वो लड़की उसकी ओर मुड़ गई। स्नेहा तुम? उस लड़की का चेहरा देखते ही अनन्या बोली। अनन्या? स्नेहा ने भी अनन्या को देखा तो उसके गले से लग गई। हम दोबारा मिलेंगे और तुम मुझे याद रखोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। स्नेहा चहकते हुए बोली, अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? उस दिन तुम्हारी वजह से ही तो मुझे वो डील मिली थी। अगर उस दिन तुम मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाती तो मैं उस होटल में ही भटकती रहती। अनन्या बोली तो स्नेहा हंस दी। अरे वो तो मेरा फर्ज था। हमारे मुंबई शहर में मेहमान थी तुम, और मेहमानों की खातिरदारी करना हमें अच्छे से आता है। स्नेहा बोली तो अनन्या मुस्कुरा दी। अरे ओ मैडम, अगर तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो ये अपनी स्कूटी को सामने से हटा लो, सारा ट्रैफिक जाम करके रखा है। पीछे से एक वाहन चालक की आवाज़ आई। उफ, स्नेहा बोली और उसने जल्दी से गाड़ी के सामने गिरी हुई अपनी स्कूटी को उठाया और साइड में कर दिया। कैब ड्राइवर ने भी गाड़ी को साइड में लगा दिया। धीरे धीरे सारा ट्रैफिक वहां से निकलने लगा। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं?
सॉरी, मैं पूछना भूल गई। अनन्या ने स्नेहा से पूछा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। सिर छोटी मोटी खरोंचों से नहीं डरते। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। तो अब कहाँ जा रही हो? स्नेहा ने पूछा। होटल जा रही थी, अनन्या बोली। फिर उसने स्नेहा को बाय बोला और जाने लगी तो रुककर स्नेहा से बोली, मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो ना, स्नेहा बोली। ये शहर मेरे लिए अनजान है और मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। क्या तुम उस इंसान को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अनन्या बोली। हाँ क्यों नहीं, लेकिन ढूंढना किसे है? स्नेहा बोली। तुम मुझे कल मिलो, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अनन्या बोली। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगी। स्नेहा बोली। हाँ लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए होगा। अनन्या बोली। ओह हाँ तो लिखो ना। स्नेहा बोली और उसने अपना फ़ोन नंबर अनन्या को दे दिया। स्नेहा ने अनन्या को बाय बोला और स्कूटी लेकर अपने घर की ओर चल दी। अनन्या भी गाड़ी में बैठी और होटल की तरफ निकल गई। वर्तमान। कहाँ खो गई तुम? स्नेहा बोली। कहीं नहीं, बस बीते पलों की कुछ यादें ताजा हो गई थी जब तुम और मैं सेकंड टाइम मिले थे। अनन्या बोली। लगता है आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर बोला। जी डॉक्टर, अनन्या बोली। तो ठीक है, आप बातें कीजिए, मुझे दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। डॉक्टर बोला। लेकिन ध्यान रहे इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो पाए, डॉक्टर ने स्नेहा से कहा। तो स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। हाँ एक बात पूछूं? स्नेहा बोली। हाँ पूछो, अनन्या ने कहा। उस रात क्या हुआ था? स्नेहा बोली तो अनन्या उसकी तरफ देखने लगी। आई एम सॉरी, अगर मैंने कोई गलत और पर्सनल सवाल पूछ लिया हो तो। स्नेहा बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनन्या बोली और उसने स्नेहा को सब बता दिया, जिसे सुनकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। अनन्या के दिल का दर्द जानकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आई एम सॉरी अनबी, मैं यहाँ तुम्हें सब याद दिलाने आई थी, लेकिन तुम तो अपने सीने में इतना बड़ा दर्द लिए बैठी हो। डॉक्टर सही कह रहे थे, तुम्हें इतना स्ट्रेस देना सही नहीं है। अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम दो दो उलझनों में उलझ जाओगी और पता नहीं उसका तुम्हारे दिलो दिमाग पर क्या असर होगा। स्नेहा अपने मन में सोचते हुए बोली। कहाँ खो गई? अनन्या ने स्नेहा को उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। नहीं कहीं नहीं। अच्छा चल अब बाय, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को फिर आऊंगी मिलने। स्नेहा बोली और अपना बैग उठाकर वहां से आ गई। मुझे इस बारे में नमन से बात करनी चाहिए, स्नेहा खुद से बोली और अपनी स्कूटी लेकर ऑफिस की ओर निकल गई। राजपूत बिला अभिमन्यु की आंख खुली तोड़कर खड़ा हुआ और अपने रूम में बनी विंडो के पास आ गया। उठ गया तू? वैशाली जी अभिमन्यु के पास आते हुए बोली। वैशाली जी की आवाज़ सुनकर अभिमन्यु उनकी तरफ घूमा। कैसा लग रहा है अब तुझे? वैशाली जी अभिमन्यु का माथा चेक करते हुए बोली। सब खत्म हो गया माँ। अभिमन्यु बाहर की ओर देखते हुए ही बोला। कहाँ खत्म हुआ सब? वैशाली जी बोली। वो अनबी, अभिमन्यु इतना ही बोला था कि वैशाली जी ने उसकी बात को काट दिया। जानती हूँ, नमन ने बताया मुझे सब, वैशाली जी बोली। फिर उन्होंने अभिमन्यु को बड़े प्यार से बेड पर बिठाया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। किसी के चले जाने से या आ जाने से हमारी जिंदगी तो नहीं रुकती ना। और फिर अनबी ने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं जानती हूँ कि तू अनबी से बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारा क्या? हम भी तो तुझसे उतना ही प्यार करते हैं। तू ही सोच कि तुझे इस हालत में देखकर हम सबके दिल पर क्या बीती होगी। क्या हम सबके कोई मायने नहीं है तेरे लिए? वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु उनकी तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी माँ, आप ही तो मुझे इस दुनिया में लाई हो, आप ही ने मुझे ये जिंदगी दी, फिर आप मेरे लिए कैसे इम्पोर्टेंट नहीं होंगी? अभिमन्यु बोला और उसने वैशाली जी की गोद में अपना सिर रख लिया। हाँ, मुसीबत के आगे डटकर खड़े रहने वाला अभिमन्यु सिंघानिया इतना कमजोर कैसे पड़ गया? वैशाली जी अभिमन्यु के बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोली। माँ मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जिसका 2 साल तक इंतजार किया वो मेरे करीब होकर भी मुझसे दूर चली गई। अब मन्नू भरे गले से बोला। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती बेटा। मैं जानती हूँ कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ में फ़र्क होता है, लेकिन एक बात है जो दोनों में सेम है, वो है मुश्किलों का सामना करना और हार ना मानना। जैसे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए
बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में हर मुश्किल का डटकर सामना कर लें और मेहनत करके उस मुश्किल से निकलने का हल ढूंढ लें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और खुशियों के प्रॉफिट से भर जाती है। वैशाली जी बोली, लेकिन कैसे माँ? कैसे इस मुश्किल से निकलूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनवी को तो कुछ याद ही नहीं है और मैं उसे कुछ याद दिलाने में जबरदस्ती नहीं कर सकता। अभिमन्यु बोला, हाँ, ये बात अभिमन्यु राजपूत मुझसे पूछ रहा है। वो अभिमन्यु जो मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, कहीं ना कहीं से उसका हल ढूंढ ही लेता है। वैशाली जी बोली, माँ। अभिमन्यु वैशाली जी के गोद में लेटा हुआ ही अपना मुंह ऊपर उठाकर बोला, हाँ हाँ, बता रही हूँ। तू अनवी से नए सिरे से मिल, अपने और अनवी के नए रिश्ते की शुरुआत कर। पहले तो तेरे पास उसकी कोई पहचान भी नहीं थी, फिर भी तूने उसे ढूंढ निकाला था ना, तो अब क्यों नहीं? अब तो वो तेरी पत्नी है, तेरे पास उसकी पहचान है, नाम है, पता है। वैशाली जी बोली तो अब मन्नू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आप सही कह रही हैं माँ। मेरी और अनवी की कहानी ऐसे ही धुंधली नहीं पड़ सकती। मैं अपने और अनवी के रिश्ते की एक नई शुरुआत करूँगा, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं होगा हमारा रिश्ते में। अभिमन्यु बोला, यह हुई ना अभिमन्यु राजपूत वाली बात। चल अब उठ और जाकर रेडी हो जा। मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में कुछ खाने के लिए भी। वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु वैशाली जी के गले से लग गया और उनके गाल को चूम लिया और बोला, थैंक्स माँ, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। और मैं अभिमन्यु के रूम के डोर के पास खड़े राजेंद्र जी बोले, आप भी? अभिमन्यु राजेंद्र जी के गले से लगते हुए बोला। इधर स्नेहा ने अपनी स्कूटी को ऑफिस के पार्किंग एरिया में पार्क किया और फिर जल्दी से ऑफिस की तरफ भागी। स्नेहा ने अपना बैग अपने वर्किंग टेबल पर रखा और जल्दी से नमन के केबिन में चली गई। उसने डोर खोला तो नमन वहां नहीं था। 10 बज रहे हैं और यह नमन अभी तक नहीं आया। स्नेहा नमन का रास्ता ताकते हुए बोली, क्या बात है, आज आते ही बॉस के ऑफिस के चक्कर काटे जा रहे हैं? स्नेहा नमन की केबिन से बाहर आई तो स्वाति बोली, कुछ काम था। स्नेहा स्वाति को घूरते हुए बोली और अपने डेस्क पर बैठ गई। बार बार उसकी नज़र ऑफिस के एंट्रेंस पर जाकर ही रुक रही थी। तकरीबन 1 घंटा बीत गया था। घड़ी की सुइयों ने भी 11 बजा दिए थे, लेकिन नमन अभी तक ऑफिस नहीं आया था। कितना गैर जिम्मेदार इंसान है ये। ना तो टाइम का कुछ पता है और ना ही ये फ़ोन उठा रहा है। इसने अपने फ़ोन को घूरते हुए बोली, होप सो कि जीजू ठीक हो। स्नेहा को अभिमन्यु का ख्याल आया तो बोली। फिर उसने अपने फ़ोन से अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब स्नेहा को अभिमन्यु की और फिक्र होने लगी थी। मुझे लगता है मुझे राजपूत विला जाकर देखना चाहिए कि जीजू ठीक भी हैं, जो ये नमन अभी तक ऑफिस नहीं आया। स्नेहा खुद से बोली और फिर उसने अपने डेस्क पर रखा अपना फ़ोन उठाया और जाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे सामने से आता हुआ नमन दिखाई दिया। वो जल्दी से नमन की ओर बढ़ गई। कहाँ थे तुम? और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? टाइम देखा है तुमने? 11 बज रहे हैं। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? सारे स्टाफ के सामने स्नेहा अपना गुस्सा नमन पर निकालते हुए बोली। स्नेहा को ऐसे बोलते देख नमन ने अपनी नजरें घुमाकर चारों ओर देखा, जो सब उन्हें ही देख रहे थे। शट अप मिस गिल, ये ऑफिस मेरा है, तुम्हारा नहीं। और अपने बॉस से बात कैसे करते हैं, ये मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? नमन कोल्ड वॉइस में बोला। नमन को गुस्से में देखकर स्नेहा चुप हो गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो सच में सब उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। नमन ने स्नेहा को घूर कर देखा और फिर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। ओह सिट यार, ये क्या किया तूने स्नेहा? स्नेहा खुद से बोली। फिर वो सबसे अपनी नजर चुराते हुए आकर अपनी सीट पर बैठ गई। क्या चल रहा है तुम्हारा और बॉस का? स्नेहा के पास आकर स्वाति ने पूछा। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? स्नेहा स्वाति पर गुस्सा करते हुए बोली। ये मैं नहीं, पूरा ऑफिस बोल रहा है। स्वाति बोली। क्या बोल रहा है पूरा ऑफिस? स्नेहा ने पूछा। यही कि तुम्हारा और नए बॉस का कुछ चल रहा है, इसलिए वो बार बार तुम्हें अपने केबिन में बुलाते हैं। अब देखो ना, तुम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। तभी तो तुम्हारे ऐसे बोलने पर भी बॉस ने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला, वरना परी तो याद है ना, उसने बॉस से बदतमीजी की थी तो निकाल दिया था बॉस ने। स्वाति बोली। स्वाति की बात सुनकर स्नेहा ने अपना माथा पीट लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था
स्नेहा बोली। हाँ, गुस्सा भी तो उसी पर करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। स्वाति बोली। तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। प्यार और उस एरोगेंट चिरकुट से? शक्ल देखी है उसकी। प्यार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत चला, चुपचाप जाकर अपना काम कर, स्नेहा स्वाति से बोली। हाँ, स्वाति ने इतना ही कहा और फिर वो अपने डेस्क पर चली गई। क्या करूं, गलती तो तुझसे हो गई स्नेहा। इस कंपनी का मालिक है वो, और तूने सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा कर दिया। खुद ही मालिक बन गई। जाकर उसे सॉरी बोल दे। आखिर रणबीर का सवाल है। स्वाति के जाने के बाद स्नेहा गहरी सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बाद स्नेहा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और जाने के लिए अभी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से रुक गई और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। अंदर जाऊंगी तो पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएगा, स्नेहा बोली और फिर अपना काम करने में लग गई। राजपूत बिला। रेडी होने के बाद अभिमन्यु नीचे आ गया। अभिमन्यु को देखकर वैशाली जी और राजेंद्र जी दोनों मुस्कुरा दिए। अभिमन्यु ने वैशाली जी और राजेंद्र जी के पैर छुए और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अभिमन्यु हॉस्पिटल के अंदर आया और डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने डॉक्टर से अनबी का हाल चाल पूछा और फिर अनबी के बार्ड के पास आकर रुक गया। डोर में लगे हुए गिलास में से वो अनबी को देखने लगा। नर्स अनबी का हाथ पकड़कर उसे चलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही कदम चलने पर अनबी लड़खड़ा गई। अनबी गिरती इससे पहले ही नर्स ने उसे संभाल लिया और वापस बेड पर बिठा दिया। अब मन्नू का दिल तो कर रहा था कि वो अनबी को संभाल ले, उसका दर्द बांट ले, जाकर उसे गले से लगा ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं इस तरह से अनबी के सामने नहीं जा सकता। क्या कहूँगा उससे जाकर? अनबी से मिलने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा, अब मन्नू खुद से बोला और वहां से चला आया। इधर अनबी की नज़र डोर की तरफ गई तो वो बड़े ध्यान से उस ओर देखने लगी। मैम, क्या हुआ? नर्स ने अनबी को बाहर की ओर देखते हुए देखा तो बोली। मुझे लगा कि वहां कोई था जो हमें देख रहा था। अनबी बोली। अरे मैम, हॉस्पिटल है, कोई पास से गुजरा होगा। नर्स बोली। हाँ, हो सकता है। अनबी बोली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कोई भी वहां था कोई अपना ही था। अनबी खुद से बोली। लेकिन यहाँ मेरा कौन अपना होगा? अपनों ने ही मुझे गुनाहगार बनाकर घर से और अपने दिल से निकाल दिया था। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। अनबी खुद से बोली। अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते उसकी पलकें गीली हो गई। अनबी को देखने के बाद अभिमन्यु हॉस्पिटल से ऑफिस की ओर निकल गया। एस के फैशन हाउस। अब तो 4 घंटे बीत चुके हैं। अब तो सेरोगेंट सड़ियल का गुस्सा शांत हो गया होगा, स्नेहा खुद से बोली। फिर वो अपने टेबल से उठी और एक फाइल हाथ में लेकर नमन के केबिन की तरफ बढ़ गई। सब स्नेहा को घूरने लगे। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो सब अपना अपना काम करने की एक्टिंग करने लगे। स्नेहा ने नमन के केबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गई। नमन अपनी चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी उंगलियां बुलेट ट्रेन की तरह कीबोर्ड पर चल रही थी। स्नेहा नमन के सामने आकर चुपचाप खड़ी हो गई। जो कहने आई हो कह सकती हो। जब काफी देर तक स्नेहा कुछ नहीं बोली तो नमन लैपटॉप पर अपना काम करते हुए ही बोला। इसने तो नजरें उठाकर देखा भी नहीं कि कौन आया है, फिर इसे कैसे पता कि मैं हूँ? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। अब बोलोगी भी या ऐसे ही घूरती रहोगी? नमन बोला। आई एम सॉरी। स्नेहा धीरे से बोली। क्या? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। लैपटॉप पर नाचती हुई नमन की उंगलियां अचानक से रुक गई। सॉरी, वो बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, स्नेहा बोली। ओह, तो मतलब तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है? नमन बोला। मुझे पता है, तभी तो सॉरी बोल रही हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि गलती करके भी सॉरी ना बोलूं। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। क्या फायदा है ऐसी सॉरी का जिसे बोलने के बाद भी इंसान वही गलती दोबारा करे? नमन बोला। क्या? स्नेहा बोली। कुछ नहीं, तुम काम बोलो। नमन बोला। जीजू की तबीयत कैसी है? स्नेहा ने पूछा। गहरा जख्म है, इतनी जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन कल से बेहतर है, नमन बोला। थैंक गॉड। तो तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे जीजू की, और इसी परेशानी में मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। स्नेहा बोली तो नमन हल्का सा मुस्कुरा दिया। बॉस हूँ तुम्हारा, तुम्हें अपने बॉस से बात करने की तमीज नहीं है क्या? नमन अपनी चेयर से उठकर स्नेहा के पास आ गया।
तो मैं कौन सा तुम्हें रामू काका समझती हूँ? बॉस ही समझती हूँ, स्नेहा बोली। कभी किसी को अपने बॉस से तुम करके बात करते हुए सुना है क्या? नमन बोला। तो स्नेहा उसे देखने लगी। तो मैं कौन सा आपको रामू काका समझती हूँ सर? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, अब तुमने भाई का हाल चाल पूछ लिया तो तुम जा सकती हो यहाँ से। नमन बोला और वापस अपने काम में लग गया। एक्चुअली मुझे अनवी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी, स्नेहा बोली। अनवी का नाम सुनकर नमन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी, नमन गुस्से से चिल्लाया। नमन का गुस्सा देखकर स्नेहा भी डर गई। एक बार मेरी बात तो सुन लो, स्नेहा बोली। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, नमन फिर से बोला। जिस लड़की की वजह से मेरे भाई की ऐसी हालत हुई, उस लड़की के बारे में बात करना तो दूर, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, नमन गुस्से में बोला। कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती। अनवी ने सब जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर वो किडनैप नहीं हुई थी, और ना ही जानबूझकर किसी ट्रक के आगे कूदी थी। ना ही जानबूझकर उसने अपनी याददाश्त खोई है। वो बस एक हादसा था। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अनवी को दोषी मानना है तो ये तुम्हारी सोच है, घटिया सोच। तुम्हें अपने भाई का दर्द तो दिखाई देता है, लेकिन अनवी का नहीं। तुम अपने भाई के झूठ में उसका साथ दे सकते हो, लेकिन अनवी के सच में नहीं। यू नो, एक्चुअली मैं जो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, वो बिल्कुल सही है। एरोगेंट सड़ियल, स्नेहा बोली और नमन के केबिन के डोर की तरफ बढ़ गई। अगर तुम्हें अनवी का ही साथ देना है तो मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हें अनवी को चुनना है या अपनी जॉब को। नमन स्नेहा को जाते हुए देखकर बोला। उसके होंठों पर एक शैतानी हंसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नमन की बात सुनकर स्नेहा के कदम वहीं रुक गए। उसने एक बार भी पलटकर नमन की ओर नहीं देखा और ना ही उसके किसी सवाल का कोई जवाब दिया। वो चुपचाप उसके केबिन के बाहर आ गई। नमन बस उसे जाते हुए देखता रह गया। नेहा को ऐसे जाते देखकर नमन की आंखों में मानो खून उतर आया हो। फिर उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया। उसने अपनी एक मुट्ठी को अपने टेबल पर दे मारा, जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई। लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा प्रबल था कि उसे हाथ पर चोट लगने का एहसास तक नहीं हुआ। फिर वो अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। समझता क्या है खुद को? मेरे सामने चॉइस रखेगा कि मैं उसकी ये जॉब चुनूं या एनबी को। ऑफ कोर्स मैं एनबी को ही चुनूंगी। भाड़ में जाए ये तुम्हारी जॉब। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए भी एनबी बहन से बढ़कर है। नमन को कोसते हुए स्नेहा अपने डेस्क पर से अपना सामान इकट्ठा करने लगी। उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली आई। नमन अपने केबिन की ग्लास विंडो, जहाँ से सारा ऑफिस उसे नजर आता था, स्नेहा को जाते हुए देखने लगा। स्नेहा के जाने के बाद उसने विंडो की चिक को बंद कर दिया। स्नेहा को वहां से जाते देख उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। आखिर बॉस ने निकाल ही दिया। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती थी। एक लड़की स्नेहा को जाते देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ही हुआ जो चली गई। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, शट अप यू गाइस। कितना साथ दिया स्नेहा ने तुम दोनों का। ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ी होती थी। और जानवी तू भूल गई, जब उस जतिन ने परी की सारी गलती की ब्लेम तुझ पर डाल दिया था तो वो स्नेहा ही थी जिसने तुझे बेगुनाह साबित किया था। और आज तुम लोग उसके लिए ऐसा बोल रहे हो। ऑफिस के बीचों बीच खड़ी स्वाति सबसे बोली, क्या हो रहा है यहाँ? स्वाति के पीछे खड़ा नमन एक रौबदार आवाज में बोला तो सब उसकी ओर देखने लगे। मुझे तो लगा कि बॉस के साथ उसका कोई चक्कर है। नमन के कुछ ही दूरी पर खड़ी एक लड़की नमन को देखते ही धीरे से दूसरी लड़की से बोली, लगा क्या? चक्कर तो है। तूने बॉस का चेहरा नहीं देखा? उसके जाने के बाद कैसे लटक गया है। दूसरी लड़की हंसते हुए धीरे से बोली। वैसे तो वो दोनों लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थी, लेकिन नमन ने उनकी सारी बात सुन ली। वैसे तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या ये सब? और मेरा चक्कर किसके साथ है किसके साथ नहीं, यह मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, नमन कोल्ड वॉइस में बोला। सॉरी सर, दोनों लड़कियां एक साथ बोली। किसी और को कुछ कहना है? अगर किसी को यहाँ रहकर बेफजूल की बातें बनानी है तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम करने वालों के लिए जगह है, गोसिप करने वालों के लिए नहीं। नमन बोला तो सब जल्दी से अपने अपने टेबल पर बैठ गए और अपना काम करने लगे। नमन ने एक नज़र ऑफिस के एंट्रेंस पर डाली
और फिर अपने केबिन में आ गया। अंदर आते ही उसने टेबल पर पड़ा सारा सामान हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। इधर स्नेहा अपना बैग लेकर पार्किंग एरिया में आ गई। गुस्से में उसने जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और चल दी। क्या करूंगी, जॉब भी छोड़ दिया। अगर जॉब छोड़नी ही थी तो कम से कम अपनी सैलरी तो ले लेती उस खड़ूस अड़ियल से। अब इतनी जल्दी दूसरी जॉब कहाँ से मिलेगी, और अगर जॉब मिल भी गई तो सैलरी आने में 1 महीना लग जाएगा। माँ की दवाई और छोटी की कॉलेज की फीस के लिए गांव पैसे भी तो भेजने हैं। इसने अपने ही ख्यालों में उलझी हुई चली जा रही थी कि एक गाड़ी से जा टकराई। क्या हुआ? गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अभिमन्यु अपने ड्राइवर से बोला। सर, वो स्कूटी सवार लड़की अचानक से गाड़ी के आगे आ गई। ड्राइवर बोला। तो देखो उसे चोट तो नहीं आई? अभिमन्यु बोला। तो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतरा और स्नेहा की ओर बढ़ गया। अभिमन्यु ने गाड़ी के सामने वाले गिलास में बाहर देखा तो उसे स्नेहा नजर आई। स्नेहा को देखकर अभिमन्यु जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गया। स्नेहा, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु स्नेहा के पास आते हुए बोला। जीजू। अभिमन्यु को देखकर स्नेहा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तुम्हें तो चोट आई है, तुम चलो मेरे साथ। अभिमन्यु ने स्नेहा के माथे पर आई खरोंच को देखा तो बोला। जीजू, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। स्नेहा बोली। पहले तुम मेरे साथ आओ। अभिमन्यु स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में ले आया। उसने गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और माथे पर लगे खून को साफ करने लगा। ड्राइवर ने स्नेहा की स्कूटी को रास्ते से हटाकर साइड में खड़ा कर दिया था। उसका बैग लाकर उसे गाड़ी में पकड़ा दिया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर गाड़ी स्पीड में होती तो? अभिमन्यु स्नेहा को डांटते हुए बोला। उसने स्नेहा के माथे पर बैंडेज लगा दी। जीजू, ये सब छोड़ो आप, मुझे अन्वी के बारे में आपसे बात करनी है। स्नेहा बोली। हाँ बोलो। अभिमन्यु बोला। मैं आज सुबह अन्वी से मिलने हॉस्पिटल गई थी। स्नेहा बोली। और उसने तुम्हें पहचाना नहीं होगा? अभिमन्यु बोला। मैं अन्वी को पहले से जानती हूँ। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। पहले से जानती हो मतलब? स्नेहा को सवालिया नजरों से देखते हुए अभिमन्यु बोला। मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया था। मैंने आपको बस उतना ही सच बताया जितना उस वक्त आपके लिए जानना जरूरी था। मैं नहीं जानती थी कि एक दिन हालात ऐसे भी बन जाएंगे। मैं नहीं जानती थी कि एक दिन अनबी की याददाश्त वापस लौट आएगी। स्नेहा बोली। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। अभिमन्यु बोला। अनबी का असली नाम अनन्या राठौर है। मैं अनन्या राठौर से पहले बार मुंबई में एक होटल के बाहर मिली थी। वो परेशान सी कुछ ढूंढ रही थी। चेहरे पर मासूमियत साफ साफ नजर आ रही थी उसके। उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल गुम गई थी। मैं उसके पास से गुजरी तो उसे परेशान देखकर उसकी फाइल ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगी। अगर उस दिन उसकी फाइल नहीं मिलती तो उसकी एक इम्पोर्टेंट डील कैंसिल हो जाती, जिस डील के लिए वो दिल्ली से मुंबई आई थी। उस दिन हमारी जान पहचान हुई। उसके कुछ दिनों बाद अनवी मुझे फिर से मुंबई में मिली। किसी को ढूंढने आई थी वो यहाँ मुंबई में। स्नेहा बोली। ढूंढने आई थी? लेकिन किसे? अभिमन्यु ने पूछा। आपको। स्नेहा बोली। तो अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा। मुझे? अभिमन्यु हैरानी से बोला। हाँ, आपको। और ये बात मुझे भी आज ही पता चली। स्नेहा बोली। आज पता चली? अभिमन्यु बोला। हाँ जीजू, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि उस रात अनवी की हालत कैसे हुई। स्नेहा बोली। आज से 3 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी तो मेरे करियर को लेकर बहुत ही संघर्ष चल रहा था। कहीं रहने को जगह भी नहीं मिल रही थी तो शिखा आंटी और उनकी बेटी अनवी ने मुझे उनके घर पर रख लिया, जब तक कि मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती। उस रात जब मुझे अनन्या का फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी लैब लोकेशन मुझे सेंड कर दी। मैं भी घबराई सी घर से निकलने लगी तो शिखा आंटी ने मुझे रोक लिया और मेरी सारी बात सुनकर वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन जब तक मैं और शिखा आंटी उसके पास पहुंचते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो वहां रोड पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और चारों ओर से आग से घिरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से हम दोनों ने अनवी को उस आग से बाहर निकाला और किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले गए। स्नेहा आगे बोली। इसका मतलब कोई था जो अनवी की जान लेना चाहता था? अभिमन्यु बोला। हाँ, इसीलिए जब शिखा आंटी को पता चला कि अनन्या को कुछ याद नहीं है तो शिखा आंटी ने उसे अपनी बेटी अनवी की पहचान दे दी ताकि उसके दुश्मन उस तक न पहुंच सकें। स्नेहा बोली। हाँ,
क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कौन था जो अनबी अनन्या को जान से मारना चाहता था? अभिमन्यु बोला, हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन है, सारा राठौर। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु हैरानी से स्नेहा को देखने लगा। उसकी अपनी बहन? हाउ इज इट पॉसिबल? अभिमन्यु हैरान होते हुए बोला। हाँ जीजू, ये सब अनन्या की बहन सारा ने ही किया है। स्नेहा बोली, अगर तुम पहले से इतना सब जानती थी तो मुझे सब क्यों नहीं बताया? अभिमन्यु स्नेहा से बोला, जीजू, अगर मैं इतना सब जानती होती तो आपसे इतना सब नहीं छुपाती। हाँ, मैं इतना जानती थी कि कोई है जो अनन्या को मारना चाहता है, लेकिन वो कौन है यह मुझे आज ही अनन्या से पता चला। स्नेहा बोली, हाँ, लेकिन उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अभिमन्यु ने पूछा। उससे बदला लेने के लिए, स्नेहा बोली। तो अभिमन्यु और ज्यादा हैरान हो गया। बदला? कैसा बदला? अभिमन्यु ने पूछा। क्योंकि सारा को लगता है कि सब अनन्या को ही पसंद करते हैं, उसे नहीं। अनन्या दिखने में उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, हर फील्ड में सबसे आगे रहती है। और सबसे बड़ी बात, विवान जिससे सारा प्यार करती थी, उसने भी अनन्या को ही चुना अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। विवान और अनन्या एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। विवान को पाने के लिए सारा ने अनन्या को रास्ते से हटा दिया। स्नेहा बोली, तो क्या अनन्या अब भी विवान से? अभिमन्यु बोला, नहीं, जिस रिश्ते में भरोसा ही ना हो वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? जब अनन्या को विवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने उसका साथ छोड़ दिया, उसे अकेले छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। स्नेहा बोली, 2 साल पहले आपने जो रात अनन्या के साथ बिताई थी, उस रात अनन्या की बहन सारा ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। और जब आप उसके साथ एक ही रूम में थे, सारा ने उसका वीडियो ले लिया था। फिर सारा ने पूरी दिल्ली में वो वीडियो वायरल कर दिया। उसी वीडियो के कारण अनन्या को विवान और उसके पेरेंट्स ने ठुकरा दिया। उस वीडियो में उसके साथ वो लड़का कौन था, ये जानने के लिए अनन्या उस दिन मुंबई वापस आई थी। स्नेहा आगे बोली, और उस रात उसके साथ वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं था। अभिमन्यु सोचते हुए बोला। हाँ, स्नेहा बोली। क्या अनवी मुझे पहचानती है? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, लेकिन वो उस आदमी से नफरत करती है जो उस रात उसके साथ एक ही कमरे में था। उसे लगता है कि उस आदमी की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उसे देखने लगा। नफरत करती है? लेकिन उस रात जो भी हुआ वो सब नशे की हालत में हुआ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, जानबूझकर रणबीर की जिंदगी खराब नहीं की। अभिमन्यु बोला। जानती हूँ जीजू, लेकिन अनन्या को लगता है कि आपने सारा के ही कहने पर उसके साथ वो रात बिताई थी। स्नेहा बोली। लेकिन ऐसा नहीं है, अभिमन्यु तेज आवाज में बोला। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं पता थी, बस एक लॉकेट था मेरे पास। अगर मेरा इरादा उसकी जिंदगी खराब करने का होता तो मैं उसे ढूंढता ही क्यों? अभिमन्यु आगे बोला। जीजू रिलैक्स, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और इस बात का यकीन हमें अनन्या यानी कि आपकी अनवी को दिलाना है। स्नेहा बोली। लेकिन कैसे? अभिमन्यु ने पूछा। आपको उसे यह बताना है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। स्नेहा बोली। लेकिन कैसे? वो तो मुझे पहचानती भी नहीं है। अभिमन्यु बोला। तो पटा लीजिए उसे। स्नेहा बोली। तुम्हें क्या मैं कोई राह चलता आवारा लगता हूँ जो लड़की को पटाने के लिए उसके पीछे पीछे सड़क पर घूमता फिरूंगा? और जैसी तुम्हारी दोस्त है ना, वही सड़क पर पीट देगी मुझे। अभिमन्यु बोला। ओह कम ऑन जीजू, ये जरूरी थोड़ी है कि राह चलते आवारा लड़के ही लड़कियों को पटाते हैं। जेंटिलमैन भी लड़कियां पटाते हैं, वो भी यूं चुटकी बजाते ही। इसने चुटकी बजाते हुए बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। हाँ, तो उसे पटाने के लिए मुझे उससे मिलना होगा। अभिमन्यु बोला। आपको उससे कैसे मिलना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन अब मुझे अनवी से कोई झूठ नहीं बोलना। मैं अपने रिश्ते की शुरुआत सच से करना चाहता हूँ। अभिमन्यु बोला। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब आप मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए अनवी के पास। स्नेहा बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। स्नेहा ने ड्राइवर को स्कूटी को उसके पते पर छोड़ने के लिए कहा और खुद अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।